चलिए बेटा, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मस्त है ना? अच्छे हैं आप लोग? चलो बेटा, है ना, सब लोगों को घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। आज हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो चैप्टर है हमारा वो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम और कॉलिजन। ठीक है, 11th का एक चैप्टर है जो कि ये रह गया था, है ना। तो हम लोग 11th को भी साथ साथ करते जा रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, और आप भी बेटा इसको 12th के साथ साथ इसको क्या करना है, 11th भी अपना करते जाना है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। इससे क्वेश्चंस भी एकदम 100% आते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है, तो इसको बहुत कायदे से समझेंगे। जहां दिक्कत हुई, कोई समस्या आ जाए तो साहब आपको बेझिझक पूछ लेना है। ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर है ही, उस व्हाट्सअप पे क्लिक कर देना, या अपने इंस्टीट्यूट का जो ऐप है उस ऐप पे आपको जाके वहाँ पे क्वेश्चन एराइज करके अपना पूछ लेना है बेटा। ठीक है, लेकिन कैसे भी करके अपना डाउट क्लियर करना है। ठीक है, और इन सब का आपका जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, जैसे सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कॉलिजन पढ़ा रहे हैं, तो इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे आपको डीपीपी, है ना, वो सब लेवल वाइज लेवल करके आपको कहाँ दे दिया जाएगा बेटा, उसी ऐप पे। हम तो अपने जो ऐप है इंस्टीट्यूट का, उसी ऐप पे आपको दे दिया जाएगा, और उसी ऐप पे आपको बना के बेटा उसको सबमिट भी करना है। ठीक है, और हम भरसक प्रयास करेंगे कि साहब उसका, जैसे मान लीजिए कोई दिक्कत आ जा रही है ना, कोई क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट टीपीपी में, तो अगर उसमें दिक्कत आ जा रही है, तो या तो हम मोस्ट प्रोबेबली अगर प्रयास करेंगे कि लाइव क्लास में उसको डील कर लिया जाए। अगर लाइव क्लास नहीं हो पाता है किसी कारणवश, जैसे नेटवर्क अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है, तो लाइव क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो अगर लाइव क्लास में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो हम भरसक प्रयास करेंगे कि साहब उसका भी वीडियो सॉल्यूशन बना के आपको उसी ऐप पे डाल दिया जाए, जिसके कारण आपको कोई भी दिक्कत समस्या नहीं रहे। ठीक है बेटा, तो आज मेहनत से पढ़ेंगे बेटा, मन लगा के पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ने वाले आज हम लोग? सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम और कॉलिजन। शाबाश। तो हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर का नाम है हमारा सेंटर ऑफ मास, CENTRE, सेंटर ऑफ मास, है ना। चैप्टर है पूरा सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कॉलिजन एक साथ चलेगा बेटा, है ना। या लिखना चाहे तो लिख लें, सेंटर ऑफ मास, लीनियर, LINEAR, लीनियर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, एंड क्या पढ़ने वाले बेटा? कॉलिजन, COLLISION। ठीक है, आई, शाबाश बेटा। तो ये हमारा चैप्टर है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, है ना। कंपटीशन में खूब क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं रहता है कंपटीशन में इससे क्वेश्चन नहीं रहते, खूब क्वेश्चन रहते हैं, आपको एकदम कायदे से ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आई। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर किसके बारे में पढ़ेंगे? लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। और देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे कॉलिजन के बारे में। बोलो, कोई शक वाली बात नहीं है। आइए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए बेटा, सेंटर ऑफ मास, मतलब COM। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा हम लोग? COM, सेंटर ऑफ मास। तो कहता है कि आगे ध्यान से देख बेटा, आपने 9th-10th क्लास में भी वैसे थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा कि साहब सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं अभी? सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले मास का बेसिक डिफिनेशन आपको पता है कि मास किसे कहते हैं, है ना। मैटर कंटेंट इन सब्सटेंस इज कॉल्ड मास, है ना। आइए, तो कहता है कि जैसे मान लो कि ये पेन है बेटा, है ना। तो पेन है तो साहब आप सोचो कि इसका जो मास है, मानिए कि 10 ग्राम है। जस्ट सपोज कि इस पेन का वेट है वो 10 ग्राम है, मास 10 ग्राम है। अब तुम सोचो ये 10 ग्राम मास, ये बेसिकली क्या किसी एक जगह पे है? नहीं सर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास कहाँ से कहाँ तक है बेटा? यहाँ से इस पूरे लेंथ में, इस पूरे लेंथ में ये मास क्या है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक मास ये फैला हुआ है। अब जैसे मान लो कि अगर ये हम कैप निकाल देते हैं यहाँ से, ठीक है, तो अब सोचो कि क्या पहले 10 ग्राम मास था, तो अब 10 ग्राम से कुछ ना कुछ तो कम होगा। 8.5 ग्राम होगा, 8 ग्राम होगा, 9 ग्राम होगा, पौने 10 ग्राम होगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो मास रिमूव किए तो इसका मास कम हो जाएगा। तो हाँ सर, कम हो जाएगा। तो होता क्या है कि साहब मान लो कि ये एक यूनिफॉर्म बॉडी है। ये क्या है बेटा? एक यूनिफॉर्म बॉडी है। तो यूनिफॉर्म बॉडी का मतलब बोला जाएगा कि यूनिफॉर्म बॉडी का मतलब होता है कि साहब सभी जगह जो मासेज हैं वो समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब यहाँ पे 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 सभी जगह एकदम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन आप देखिएगा कि अगर इस पर्टिकुलर पेन के लिए ले लें तो साहब इसमें आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि साहब एक ये जो आने से ये वाली जो हम लोग पॉकेट में से खोजते हैं ना साहब, तो ये वाली एक आने से ऐसा नहीं लग रहा है कि साहब इतना तक का
इतना तक का जो मास होगा, इतना तक का जो मास होगा, इतने तक का मास, इतने तक के मास से ये वाला पार्ट ज्यादा होगा, मतलब इतनी ही लेंथ की एक और स्ट्रिप यहां पे ले लो, तो इसका मास थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके मास से, होगा नहीं? क्यों? क्योंकि साहब ये एक एक्स्ट्रा पार्ट क्या है इसमें लगा हुआ है, जैसे कि इधर का मास क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो इसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर मान लें कि ये वाला इसको तोड़ दें, तब मास क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब सभी जगह मासेस हमारी क्या होंगी, सेम रूप से बांटी गई हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम में अगर मास सेम होगा तो उसको बोलेंगे साहब, हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास। ठीक है, आइए, तो सबसे पहले बात आती है कि सेंटर ऑफ मास क्या है। तो कहता है क्या कि इस पूरे बॉडी का, हम अभी बात कर रहे थे कि इस पूरे बॉडी का जो मास होता है बेटा, वो असल में तो फैला हुआ होता है। असल में क्या होता है बेटा, यहां से लेके यहां तक मास फैला हुआ है। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि हम लोग अपना मोशन को जब डील करते हैं या फोर्स वगैरह लगाते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन को डील करते हैं, तो इन सब के लिए बेटा क्या होता है कि साहब इस पूरे बॉडी के मोशन को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। हमको क्या चाहिए कि हमको बस एक ऐसा पॉइंट चाहिए कि अगर हम उस पॉइंट का ही अगर मोशन डील कर लें तो साहब इस पूरे बॉडी का मोशन डील हो जाए, क्योंकि बॉडी के हर एक पार्ट का मोशन डील करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि साहब इस पूरे बॉडी का मास, ये मानते हैं कि इस पूरे बॉडी का मास एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होगा, किसी एक पॉइंट पे क्या होगा बेटा, कॉन्सेंट्रेट होगा, मतलब वहीं पे लाई करेगा। जैसे आप देखिएगा बैलेंसिंग जो करता है बेटा, वो ध्यान से देखिए, ऐसे बैलेंस कर लिया, तो बैलेंस करने का मतलब क्या है साहब, ये पेन यहां पे रुका हुआ है, इसका मतलब क्या है कि साहब, इसका मतलब ध्यान से देखिए, इस पे नेट फोर्स जीरो हो रहा है, तो नेट फोर्स जीरो होगा तभी तो ये रुका हुआ है। अरे न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो तुम सोचो क्या होगा, नीचे की ओर mg फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि इसका एक मास होगा तो mg फोर्स लग रहा होगा, तो मास तो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड बेटा, तो मास सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड, अर्थ तो सभी जगह फोर्सेज ऐसे ऐसे नीचे की ओर, यहाँ भी ऐसे 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 mg नीचे लगा रहा होगा। कैसे बेटा, ऐसे, माने कि ये रॉड है, तो यहां पे भी जो मास होगा, पॉइंट मास, तो वहां पे mg फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे 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 सब जगह फोर्सेस क्या लग रहे होंगे बेटा, ऐसे ऐसे नीचे नीचे फोर्सेस लग रहे होंगे, और जिसको धरती खींच रहा होगा। तो एक्चुअल में देखो, हम पकड़े तो साहब यहां पे हैं, सिर्फ यहां पे टच किए हुए हैं, लेकिन साहब ये वाला मास भी इधर नहीं जा पा रहा और ये वाला मास भी इधर नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब हम एक चीज डील कर सकते हैं कि साहब इस पूरे बॉडी का मास किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और वो पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जब यहां पे अगर हम टोटल इस बॉडी का पूरा मास अगर हम कैपिटल M मान लेते हैं, तो यहां पे कैपिटल M हो गया, तो नीचे की ओर फोर्स कितना लगा, mg, मतलब कैपिटल M मानते हैं तो नीचे की ओर फोर्स कितना लग जाएगा, कैपिटल mg। हम ये मान रहे हैं कि इस पूरे बॉडी का मास कितना है, कैपिटल M है, और ये जो मास है एक पर्टिकुलर किसी ये पॉइंट है, इसी पॉइंट पे क्या कर रहा है बेटा, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। तो धरती कितना फोर्स लगाएगी, तो कैपिटल M इंटू जी, वेट ही लगाएगी बेटा। अब तुम सोचो, अगर हम यहां पे इसको पकड़े हैं, यहां पे अगर इसको पकड़े, ये बैलेंस्ड है, तो नेट फोर्स जीरो है, तो अगर सोचो अभी तो इस पे एक नेट फोर्स mg लग रहा है, कैपिटल M इंटू जी लग रहा है, तो तुम सोचो अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स होगा तो वो पार्टिकल क्या करेगी, एक्सेलरेट कर जाएगी, लेकिन ये पार्टिकल अभी क्या है, रेस्ट में है। इसका मतलब सर इस mg को बैलेंस करने वाला भी कोई फोर्स होगा, और वो फोर्स कॉन्टैक्ट के कारण ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, एक नॉर्मल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो यहां पे सटा होने के कारण एक नॉर्मल रिएक्शन क्या लग जाएगा बेटा, ऊपर की ओर। तो नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली mg के बराबर हो जाएगी, और ये पार्टिकल हमारे क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमको ये नहीं समझना है, हमको अब समझना है क्या है, सेंटर ऑफ मास के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वो पोजीशन होता है जिसपे हम लोग ये मानते हैं, एज्यूम करके चलते हैं बेटा, एक्चुअल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस पूरे बॉडी का मास यहीं पे है, यहीं पे है, ऐसा नहीं। वी एज्यूम दैट द होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, और वो पॉइंट उस बॉडी का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। समझ में आ गया सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वह पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वह पॉइंट होता है जहां पे उस बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा। उस बॉडी का पूरा मास क्या होगा बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ठीक है, और ये क्यों करते हैं, तो हमारा बाबू फर्दर जितना भी अभी आप न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे होंगे, सब जगह पॉइंट मास मान के ही हम सिस्टम को पॉइंट मास मान के ही चलाते हैं। ठीक है, हाँ रोटेशनल मोशन में थोड़ी सी अलग चेंजमेंट हो जाएगी, लेकिन जहां पे ट्रांसलेशनल मोशन की बात करी जाती है तो ट्रांसलेशनल मोशन में हम हमेशा सेंटर ऑफ मास को ही लेके आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए, तो डिफिनेशन कहिएगा तो लिखवा देते हैं, लिख लीजिए। और एक चीज देखो बेटा, जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, ये सेंटर ऑफ मास इनसाइड द बॉडी,
पूछ दे कि हाँ सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के इनसाइड में ही होता है, बॉडी के अंदर में ही होता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है बेटा। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, मतलब अभी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एकदम बीच में, तो एकदम बीच में तो सेंटर में यहाँ पे होगा, बेस सेंटर में एकदम यहाँ पे होगा, इसी लाइन पे एकदम इसके बीचों बीच और इसका आधा पे, है ना, अभी सेंटर ऑफ मास होगा। क्यों हम ये मान रहे हैं कि मास अभी क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एकदम L/2 पे, मतलब ये L लेंथ का है तो L/2 पे सेंटर ऑफ मास इसका कॉन्सेंट्रेट होगा। तो हम ये कह रहे हैं बेटा कि साहब सेंटर ऑफ मास क्या हमेशा बॉडी के अंदर ही लाई करता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि साहब सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर ही लाई करे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। जैसे अगर आप रिंग देखेगा बेटा, अगर ऐसे एक रिंग देखेगा तो इस पूरे का सेंटर ऑफ मास जो होगा एकदम उसके सेंटर पे केंद्रित होगा, सेंटर पे ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। और सेंटर कहाँ पे होता है, उस रिंग के बाहर में होता है बेटा, है ना, रिंग के मटेरियल जो है उसमें थोड़ी है, वो सेंटर ऑफ मास क्या है, बीच में है, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के इन साइड में ही लाई करे। तो एक चीज तो यहां से भी ये भी समझ में आता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, आइदर सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी लाइज इनसाइड द बॉडी और इट मे बी लाइज आउटसाइड द बॉडी, मतलब ये बॉडी के अंदर भी लाई कर सकता है और बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखें सेंटर ऑफ मास क्या है बेटा, इट इज अ पॉइंट inside or outside, inside या outside of a body where we assumed that whole mass of that body lies at that point, ठीक है। पक्का हमने क्या भी पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास या तो बॉडी के अंदर में या तो आउटसाइड में भी लाई कर सकता है, तो लिखा गया इट इज अ पॉइंट, ये क्या है एक बेटा, सेंटर ऑफ मास मतलब एक हमेशा पॉइंट होगा, इट इज अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड of a body where we assume that, जहां पे हम ये मानते हैं, assume किया गया होता है बेटा, where we assume that whole mass of the body lies at that point, जहां पे हम ये मानते हैं कि उस बॉडी का पूरा मास उसी पॉइंट पे क्या होगा बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, केंद्रित होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब एक तो हमने सीखा कि एक यूनिफॉर्म बॉडी होगा, एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी होगा। तो ध्यान से देख, अगर हम आपको बोले बेटा, ध्यान से समझिए, मान लीजिए इधर एक m मास का ब्लॉक है, ठीक है, और एक मास यहां पे m मास का है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा बेटा, एकदम बीचों बीच सेंटर ऑफ मास होगा। बोल होगा कि नहीं होगा, तो ये होगा सेंटर ऑफ मास, मतलब यहां से ये L/2 डिस्टेंस पे और यहां से ये L/2 डिस्टेंस पे, अगर ये पूरा डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, अगर L मान लिया, तो साहब जो सेंटर ऑफ मास होगा यहां से L/2 और यहां से भी L/2, मतलब कि अगर मासेस हमारे सेम होंगे, मासेस क्या होंगे बेटा, सेम होंगे, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा एकदम उनके बीचों बीच लाई करेगा। लेकिन साहब, लेकिन अगर हम मान ले यहां पे मास है m और यहां से कुछ दूरी पे एक मास है 2m का, ठीक है, और इनके बीच की ये दूरी कितनी है बेटा, अगर हम L मान लेते हैं, अगर हम क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं, तो अब बताओ क्या इसका सेंटर ऑफ मास क्या यहीं पे लाई करेगा, एकदम बीचों बीच लाई करेगा? तो साहब अब बीचों बीच लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि साहब इधर का मास कम है और इधर का मास ज्यादा है। तो कॉन्सेप्ट कहता है, अभी हम लोग इसको सीखेंगे भी, लेकिन अभी याद समझिए, ये आपको समझ में भी आता होगा कि साहब ये जो सेंटर ऑफ मास है, जो पहले एकदम बीचों बीच था, अब ये सेंटर ऑफ मास बीचों बीच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साहब राइट हैंड साइड वाला जो मास है उसका मास ज्यादा है। इसका मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास जो पहले यहां पे था, अब वो सेंटर ऑफ मास इधर कहीं डिस्प्लेस हो जाएगा और अब नया सेंटर ऑफ मास बन जाएगा हमारा यहां पे। ये होगा हमारा सेंटर ऑफ मास। ठीक है,
इनिशियल पोजीशन ये थी, तो अब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मास क्या था, अब हम इसको डबल कर दिए, मतलब इस वाले मास को हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तो सेंटर ऑफ मास इधर की ओर शिफ्ट कर दिया। मतलब एक चीज यहाँ से समझ में आता है कि साहब सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी जो होता है, किसी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है, वो हमेशा बेटा किधर की ओर होगा, या अगर दोनों मासेस सेम होंगे तो हमेशा सेंटर पे होगा, एकदम बीचों बीच होगा। लेकिन अगर एक बॉडी का मास ज्यादा है और दूसरे बॉडी का मास कम है, तो सेंटर ऑफ मास ऑलवेज शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन विच हैव हेवियर मास। मतलब सेंटर ऑफ मास उधर की ओर शिफ्ट हो जाता है जिधर की ओर मास क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। तो ज्यादा जिधर मास होगा उधर ही हमारा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये पॉइंट्स भी आपको चाहिए तो ये लिख लीजिएगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं आई। अब कहते हैं क्या कि बाबू देखो, हम लोग को सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग यही समझ लेते थे कि साहब सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, एकदम सेंटर पे होगा, हम लोग कैलकुलेट भी कर लेते थे। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साहब ऐसे ऐसे मासेस, जैसे यही दो मासेस है, अब कह रहे हैं सर इसका सेंटर ऑफ मास इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इसका जवाब कौन देगा, कौन बताएगा। तो साहब वही हम लोग अभी क्या करने वाले हैं बेटा, कैलकुलेट करने वाले हैं कि साहब सेंटर ऑफ मास हम सबसे पहले पढ़ेंगे पॉइंट मास सिस्टम का। क्या पढ़ेंगे, पॉइंट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए, ठीक है, पॉइंट उनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, तो हेडिंग डालेंगे बेटा सेंटर ऑफ मास। हेडिंग क्या डालेंगे, सेंटर ऑफ मास, CENTRE, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट मास सिस्टम, पॉइंट मास सिस्टम। अब पॉइंट मास सिस्टम का मतलब समझ में आ रहा है कि साहब एगो मास यहां पे है M1, एगो मास यहां पे, ये पॉइंट मास हो गया। कंटिन्यूअस मास सिस्टम क्या हो गया कि मान लो साहब एक रॉड ले लिए, क्या ले लिए, ये रॉड ले लिए। अब रॉड ले लिए तो मास यहां से लेके यहां तक पूरा ना फैला हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कंटिन्यूअस मास सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस मास सिस्टम। जबकि इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, पॉइंट मास सिस्टम। क्यों, क्योंकि साहब इस M1 जो है वो बेसिकली इस पॉइंट पर लाई कर रहा है और M2 इस पॉइंट पर लाई कर रहा है, और इन दोनों के बीच में कोई मासेस फील्ड नहीं है। तो ये हमारी हो गई पॉइंट मास सिस्टम। तो वही हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ मास फॉर पॉइंट मास सिस्टम। क्या पढ़ेंगे बेटा, लिखेंगे हेडिंग सेंटर ऑफ मास फॉर पॉइंट मास सिस्टम। अच्छा हाँ, ये हेडिंग डाल देंगे हम लोग। आइए बेटा, पॉइंट मास सिस्टम। मान लो, ध्यान से देखो, मान लो कोई भी एक इरेगुलर कोई भी हमने बॉडी लिया है ना। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। इसमें एक मास यहां पे है M1, एक मास यहां पे है M2, एक मास यहां पे है ठीक है। ऐसी और भी मासेस, मान लो कि ये M3 मान लो M3 मान लो, यहां पे है M3 मान लो, ठीक है। और ऐसे ही n पॉइंट मास सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, तो साहब ऐसे ही मान लेंगे कि और भी हमारे मासेस कितने हैं, Mn है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे n सिस्टम से मिलके क्या हुआ है, ये पॉइंट मास n पॉइंट मास सिस्टम से मिलके ये पूरा का एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे क्या कि साहब, कहते क्या कि इस सिस्टम का जो कि बहुत सारे n पॉइंट मास सिस्टम से मिलके क्या हुआ है, बना हुआ है। तो अब इसका हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है कि साहब अब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, कहां पे होगा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है बेटा, है ना। आइए ध्यान से देखेंगे। हम इसके लिए क्या करेंगे बेटा, एक ऑरिजिन आपको दिया गया है, मतलब 0,0,0, ये अंदर चाहे बाहर कहीं भी आप ले सकते हैं। तो मान लो कि हम यहाँ पे अभी समझाना है तो इसलिए हम यहाँ पे ले लिए हैं, बाकी सब प्रॉब्लम आपको बताया जाएगा, न्यूमेरिकल एकदम बताया जाएगा, धकाधक समझ में आएगा बेटा, और धकाधक बनेगा, फटाफट बनेगा, है ना। आइए, अब मान लो कि साहब इस ऑरिजिन से, अगर यहाँ पे ऑरिजिन माना गया है तो इस M1 का कुछ ना कुछ अपना पोजीशन होगा। तो हाँ सर होगा। तो मान लो कि इसका जो पोजीशन है M1 का वो है R1 वेक्टर। वो क्या है बेटा, R1 वेक्टर। M2 का
R2 वेक्टर, M2 का R2 वेक्टर, M3 का बेटा R3 वेक्टर, और Mn का हो जाएगा Rn वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सोचो कि अगर M1 का पोजीशन R1 है, इसका मतलब यहां का कोऑर्डिनेट अगर 0,0 है, इसका मतलब जरूर सर यहां का कोऑर्डिनेट, अगर ये R1 पता है ना, नोन है ना हमें, तो सोचो यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 मतलब x एक्सिस में x1 होगा, y एक्सिस में y1 पे होगा, और z एक्सिस में z1 पे होगा। M2 का कोऑर्डिनेट मान लो x2, y2, z2, ये हम z लिखते हैं बेटा, है ना, 2 लिख के ऐसे काट देते हैं, ये z लिखने का तरीका है ना, इसको z मानेंगे। आइए M3 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x3, y3, z3, और Mn का कोऑर्डिनेट हो जाएगा xn, yn, zn। नहीं, अगर पोजीशन वेक्टर R1, R2, R3 है, अगर पता है तो इसका मतलब यहाँ कोऑर्डिनेट पता है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, वो मान लिया x1, x2, x3, ठीक है। आइए सबका कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा, हम ये एज्यूम करते हैं बेटा कि इस पूरे ये जो सिस्टम है पॉइंट मास का, इस पूरे सिस्टम का कहीं ना कहीं एक बिंदु पे, एक पॉइंट पे उसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा। तो हाँ सर लाई कर रहा होगा। तो आप मान लीजिए कि साहब, मान लो कि यही वो पॉइंट है जहां पे उसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। क्या लाई कर रहा है बेटा, सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, यही सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। और इस पॉइंट का यहां से इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो आप कह सकते हैं RCM, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। RCM का मतलब ये यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ मास मानी कि आता है, इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं होगा, तो यहाँ पे होगा, तो मतलब उसका पोजीशन वेक्टर अगर RCM दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा XCM, सेंटर ऑफ मास का है ना, ये हो जाएगा YCM, और यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आप मान लीजिए ZCM। ठीक है, हमें बेसिकली यही XCM, YCM और ZCM किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले देखो बेटा, हमें क्या चाहिए बेटा, ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या होता है वो ध्यान से देखेंगे। तो कहता है कि ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ मास फॉर पॉइंट मास सिस्टम, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, RCM सेंटर ऑफ मास कहां पे है, RCM पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है, RCM है ना। तो तुम सोचो RCM बराबर हम लोग लिखते हैं, ये फॉर्मूला है, इसको याद करना है कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका होता है, ये होता है कि मास का मोमेंट लिया जाता है, मास का मोमेंट मतलब मास इंटू इट्स डिस्टेंस। ध्यान से देखें तो RCM बराबर हो जाएगा m1 इंटू R1 प्लस M2 इंटू R2 प्लस M3 इंटू R3 प्लस डॉट 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 प्लस Mn इंटू Rn बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 प्लस Mn। मतलब तो ध्यान से सोच बेटा, देखिए क्या है, ये फॉर्मूला है कि RCM निकालने का मतलब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होता है, तो वो होता है मास का मोमेंटम का सम। ठीक है, मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट इसको बोलते हैं M इंटू R को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास। ठीक है, ये आप सिंपल छोड़िए, उतना नहीं आता है, उतना नहीं समझ में आ रहा है तो आप ध्यान समझिए। सिंपल x RCM लिखना है, तो RCM बराबर हो जाता है कि M1 इंटू R1, मतलब M1 है मास और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 है, M2 उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2, M3 उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R3, Mn उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R।
तो वही लिखा गया RCM बेसिकली होता है, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा m1 इंटू R1 प्लस m2 इंटू R2 प्लस m3 इंटू R3 प्लस डॉट 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 प्लस mn इंटू Rn बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस mn। ठीक है, ये देखने में लंबा दिख रहा है बेटा, ये देखने में लंबा है नहीं, ये बहुत आसान तरीका है ना, आसान सा चीज है। अब तो ध्यान से सोच बेटा, ये तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में है ना, ये बहुत बढ़िया, ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में है ना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हमको बेसिकली क्या है कि अगर यही हब को अगर XCM निकालना हो, YCM निकालना हो और ZCM निकालना हो तो ये कैसे हम लोग निकालेंगे, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो ध्यान से सोच, RCM को बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो RCM को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं XCM, चूंकि RCM ये ऑरिजिन है, ये O है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या है RCM, तो RCM इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, इसका मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा XCM, YCM, ZCM। तो तुम सोचो RCM को क्या लिखा जा सकता है XCM इंटू आई कैप प्लस YCM इंटू जे कैप प्लस ZCM इंटू के कैप। बोल बेटा बराबर RCM को ऐसे लिखा जा सकता है, पोजीशन वेक्टर अगर किसी का कोऑर्डिनेट पता है तो पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है ना, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा साहब x इंटू आई प्लस आर वेक्टर बराबर क्या होता है x इंटू आई प्लस वाई इंटू जे प्लस जेड इंटू के। कहां से, तो ऑरिजिन से। ठीक है, तो आइए, तो ये हम लोग लिख लिया। अच्छा, अब ऐसे ही हर एक का लिख लीजिए बेटा, तो ऐसे आप क्या करिए, एक बट्टा कर लीजिए, यहाँ पे m1 और r1 क्या लिख सकते हैं, r1 का कोऑर्डिनेट कितना है x1, y1, z, तो क्या लिख सकते हैं r1 वेक्टर लिख सकते हैं x1 इंटू आई कैप प्लस y1 इंटू जे कैप प्लस z1 इंटू के कैप। r1 वेक्टर क्या लिखा जा सकता है बेटा x1 इंटू आई कैप प्लस y1 इंटू जे कैप प्लस z1 इंटू के कैप। ये सब वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, प्लस का प्लस यहाँ पे लिख देंगे, m2 लिख दें, स्केलर क्वांटिटी है, और R2 वेक्टर, तो R2 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर अगर R2 वेक्टर लिखना है, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 लिखना है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना है x2, y2, z2, इसका मतलब m2 इंटू R2 का मान हो जाएगा x2 इंटू आई कैप प्लस y2 इंटू जे कैप प्लस z2 इंटू के कैप। ठीक है, और ऐसे ही बेटा आप क्या कर लीजिएगा, और भी जितने मासेज हैं, क्योंकि बहुत सारे सबका लिखेंगे तो तबाह हो जाएंगे, और भी लिख लेंगे। अब लास्ट में mn का लिख लेते हैं, तो mn का पोजीशन हो जाएगा xn इंटू आई कैप प्लस yn इंटू जे कैप प्लस zn इंटू के कैप। ठीक है बेटा, ऐसे लिख लीजिएगा, थोड़ा छोटा हो गया यहाँ पे, वो ध्यान से देखिए हम क्या लिखे हैं यहाँ पे लिखे हैं mn इंटू xn का Rn का पोजीशन वेक्टर क्या होगा xn इंटू आई कैप प्लस yn इंटू जे कैप प्लस zn इंटू के कैप। ठीक है, ये Rn वेक्टर हो जाएगा बाई समेशन ऑफ द ऑल द मासेस, मतलब m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। ये हमारा क्या मिल गया, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं यूनिट वेक्टर के टर्म में। ठीक है, आइए अब एक काम करो बेटा कि आपको क्या करना है कि आई कंपोनेंट को एक साथ क्या करना है, इक्वेट कर लेना है। ठीक है, जे कंपोनेंट को एक साथ इक्वेट कर लीजिए और के कंपोनेंट को एक साथ इक्वेट कर लीजिए, अपने आप आपको कुछ ना कुछ रिलेशन नजर आएगा। आइए, आप क्या कर रहे हैं बेटा, XCM बराबर बाई इक्वेटिंग आई कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट लिखना चाहें तो लिख दें, बाई EQUA इक्वेटिंग आई मतलब एक्स कंपोनेंट, आई कैप का मतलब बेटा एक्स कंपोनेंट को अगर आप इक्वेट कीजिएगा तो ध्यान से देखो क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे एक्स आई कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट क्या है XCM, तो XCM बराबर हो जाएगा आपका m1 इंटू x1 प्लस इसमें x कंपोनेंट m2 इंटू x2 प्लस डॉट 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 प्लस mn इंटू एक्शन बाई, ये तो इसके साथ भी डिवाइड है, ये इसके साथ भी डिवाइडेड और ये उसके साथ भी डिवाइडेड है, बाई क्या लिखेंगे बेटा, समेशन ऑफ द ऑल द मासेस, मतलब m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। ये मिल गया आपको
एक्सियम। मतलब बेटा आपको मेन इंपॉर्टेंट इसी से है, सबसे ज्यादा काम यही आएगा। मतलब अगर किसी पार्टिकल का सेंटर ऑफ, किसी पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास का अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, ध्यान से समझेंगे मेरी बातों को, कि अगर किसी पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट अगर आपको निकालना है, कौन सा कंपोनेंट निकालना है बेटा, अगर आपको एक्स कंपोनेंट निकालना है, एक्स कंपोनेंट निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है कि एक्स कंपोनेंट निकालना है तो क्या लिखना है, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 प्लस डॉट 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 प्लस mn इंटू xn बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस mn। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके मास्टर, मात्र दो ही को मास होगा तब इतना तक लिखेंगे? अब नहीं यार, अगर दो ही मास सिस्टम, 2 पॉइंट मास सिस्टम दिया हुआ है तो m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 बाई m1 प्लस m2 कर लेंगे, काम खत्म यार। बाकी n को क्या लिखेंगे? जब दो ही पॉइंट मास का सिस्टम है तो साहब दो ही मास का लिखेंगे ना, n मास है ही नहीं तो n मास का कहां से लिखोगे? हाँ, तो ये हो गया एक्सियम निकालने का तरीका। अच्छा, अब थोड़ा सा यहां पे एक चीज और समझना है कि सर m1 तो पता है मास है, m2 भी मास है, m3 भी मास है, mn भी, ऐसे n तक मासेस हैं। लेकिन सर ये x1 x2 x3 xn ये क्या है? तो साहब ध्यान से देखिए, ये जो x1 है इस m1 का सेंटर ऑफ मास है, किधर? तो x एक्सिस में। ये x1 यहां पे ध्यान से देखो कि बेसिकली कि साहब यहां से ये m1 बेसिकली यहां पे है, तो बेसिकली ये पॉइंट मास है, तो पॉइंट मास है तो इसका सेंटर भी यहीं पे होगा ना। अरे m1 का सेंटर ऑफ मास भी तो यहीं पे होगा। अब बेसिकली ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1 प्लस z1, ध्यान से समझिएगा, ये बेसिकली क्या दिया हुआ है? तो बेसिकली पहले इसको समझो, r1 वेक्टर क्या है? तो साहब इस पॉइंट से इस m1 का सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है, इस पॉइंट से m2 का सेंटर ऑफ मास r2 वेक्टर दिया हुआ है, इस पॉइंट से r3 वेक्टर, इस m3 का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन दिया हुआ है, और इस पॉइंट से mn का rn ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, किसका? तो सेंटर ऑफ मास ऑफ mn के सेंटर ऑफ मास का। मतलब यहां पे अब इस m1 का देखो, m1 का कोऑर्डिनेट दिया गया है x1, y1, z1। मतलब यहां से ये इस मास का जो x कोऑर्डिनेट है वो x1 डिस्टेंस पे है, यहां से इस मास का जो सेंटर ऑफ मास है उसका y कोऑर्डिनेट y1 डिस्टेंस पे है, और इसी मास का जो सेंटर ऑफ मास है वो z एक्सिस में कितना है? तो यहां से वो z1 डिस्टेंस पे है। तो x1, y1, z1 ये सब क्या है बेटा? उस इंडिविजुअल मास का सेंटर ऑफ मास है, उस इंडिविजुअल मास का क्या है? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है। बोलो कोई दिक्कत नहीं आई? तो एक्सियम बराबर होता है m1 इंटू, बाकी अपने आप न्यूमेरिकल जब करेंगे ना बेटा तो ऐसी धक से समझ में आएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझना है, इसमें कुछ नहीं है, हमको तो इतना कुछ पढ़े, हमको बस लेना देना है इसी से कि एक्सियम बराबर होगा m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस डॉट 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 प्लस mn इंटू xn बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस mn। काम खत्म। ठीक है, आई नेक्स्ट। अगर हम आपसे पूछ दे बेटा कि साहब YCM कितना होगा, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो कुछ नहीं साहब, आप J कंपोनेंट को इक्वेट कर लो। तो YCM के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा बाई EQUATING इक्वेटिंग y कंपोनेंट। हम जब y कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे बेटा तो हमको क्या मिलेगा बेटा? YCM। क्या मिलेगा? y कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? YCM। तो सोचो क्या करना है, J कंपोनेंट सबको इक्वेट कर लो, तो क्या करेंगे बेटा? YCM बराबर हैंगर लाइन डाल देंगे, लिखेंगे यहाँ पे देखो m1 इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो m1 इंटू y1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? m1 इंटू y1 प्लस इसमें m2 इंटू y2, J कंपोनेंट m2 इंटू y2 प्लस डॉट 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 प्लस mn इंटू yn बाई समेशन ऑफ ऑल द मासेस, जो कि ये सबके साथ डिवाइड होगा, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn।
ये क्या मिल गया बेटा, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट। सेंटर ऑफ मास का क्या मिल गया बेटा, वाई कोऑर्डिनेट। ऐसे ही बेटा अगर हम लिख दें कि बाई EQUATING इक्वेटिंग जेड कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट बेटा, अगर आप जेड कंपोनेंट जब इक्वेट कीजिएगा तो ध्यान से देखिए बेटा, जब जेड कंपोनेंट इक्वेट कीजिएगा इधर और उधर में, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मतलब के कैप को इक्वेट करो तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जेड सी एम। तो क्या लिखिएगा बेटा, जेड सी एम बराबर, एक हैंगा लाइन डाल दीजिए। तो जब जेड सी एम हो गया, इधर देखिए M1 इंटू Z1, के कंपोनेंट इक्वेट करो, M1 इंटू Z1 प्लस M2 इंटू Z2 प्लस डॉट 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 प्लस Mn इंटू Zn बाई M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 प्लस Mn। ये क्या हो गया बेटा, इसका जेड कंपोनेंट हो गया। क्या हो गया, इसका जेड कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो आपको मेन यही तीन को याद करना है। तीन को क्या याद करना है, एक को याद कीजिए, सब धक्का-धक बन जाएगा, है ना। XCM बराबर बोल क्या होगा, M1 इंटू X1 प्लस M2 इंटू Y1, M2 इंटू X2 प्लस M3 इंटू X3 प्लस डॉट 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 प्लस Mn इंटू Xn बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 प्लस Mn। अच्छा, ऐसे ही बेटा चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, याद कर लेते हैं, यही भी याद कर लेंगे। YCM बराबर क्या होगा तो YCM होगा किसी बॉडी का मतलब सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट होगा मतलब YCM बराबर होगा M1 इंटू Y1 प्लस M2 इंटू Y2 प्लस M3 इंटू Y3 प्लस डॉट 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 प्लस Mn इंटू YN बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 प्लस Mn। काम खत्म। ऐसे ही आपका क्या मिल जाएगा बेटा, जेड कंपोनेंट भी मिल जाएगा। हाँ, ये क्या था बेटा, थ्योरी समझने वाली चीज है, फॉर्मूला पहले याद किए हम लोग। आइए अब आप हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अब जो पढ़ने वाले हैं ये एन मास सिस्टम के लिए हम लोग क्या कर लिए, एक जनरल फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए, है ना, एन मास सिस्टम के लिए। अब हम लोग को क्या करना है बेटा, हम लोग बारी बारी करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे बेटा, बारी बारी करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बारी में हम लोग का आता है, क्या आता है बेटा, हम लोग निकालेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 पॉइंट मास सिस्टम। बारी बारी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा सेंटर ऑफ मास, पॉइंट मास सिस्टम का तो पढ़ ही रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ COM, मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पॉइंट मास सिस्टम। मतलब जो भी हमारा सिस्टम है बेटा, उस सिस्टम में मात्र मान लो कि 2 ही पॉइंट मास है। जैसे अभी हम लोग एक सिस्टम बनाए थे, ऐसे इरेगुलर कोई सिस्टम बनाए थे, उस सिस्टम में अगर आप देखिएगा तो उस सिस्टम में बेसिकली n मासेस थे। कितने मासेस थे, n पॉइंट मासेस थे। क्या थे बेटा, n पॉइंट मासेस थे। लेकिन अब जो आप देखिएगा बेटा कि अब हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में मात्र उस सिस्टम में मात्र 2 ही पॉइंट मास सिस्टम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। मतलब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, क्या होगा, डायग्राम दिया हुआ है, ये M1 मास है और यहां से कुछ दूरी पे एक M2 पॉइंट मास पार्टिकल है, और कह रहा है सर कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या है बेटा, L है। क्या है बेटा, L है। तो कह रहे इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए बेटा, हम लोग जो एक्सियम निकाले थे, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकाले थे, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट YCM निकाले थे, सेंटर ऑफ मास का जेड कंपोनेंट निकाले थे, सब वो कहाँ से लाए थे, वो कहाँ से आया था, एक्स
एक्सियम कहाँ से आया था? तो आप देखेंगे कि एक्सियम बेसिकली इस ऑरिजिन से आया था बेटा, यहाँ पे 0,0 माना गया था और यहाँ से ये एक्सियम था, यहाँ से ये एक्सियम था। बात समझ में आ रही है कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो सर वो यहाँ पे होगा, किसके रिस्पेक्ट में? यहाँ से ये यहाँ पे होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं? अब तो ध्यान से सोच। कहता है क्या कि साहब ऐसे ऐसे 2 पॉइंट मास सिस्टम में सेंटर ऑफ मास निकालना है तो घबराना नहीं, आपको करना क्या है कि साहब सबसे पहले आपको ऑरिजिन एक जगह मानना होगा। आपको क्या मानना होगा बेटा? ऑरिजिन मानना होगा। क्यों? क्योंकि उसी ऑरिजिन से हमारा सेंटर ऑफ मास निकलता है। एकदम घबराना नहीं है ऑरिजिन कहाँ माने। आपको क्या करना है, ऑरिजिन कहीं इधर मानने से अच्छा है, इधर उधर कहीं मानने से अच्छा है कि साहब आप क्या करो कि जो भी कोई एक मास ले लो, या तो m1 ले लो नहीं तो m2 ले लो, और उसी एक मास पे आप ऑरिजिन फिक्स कर दो। उससे फायदा भी होता है बेटा कि एक कैलकुलेशन वो आपका घट जाएगा। कैसे? तो अभी ध्यान से देखिए, हम क्या आपको बोले कि जब भी आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है पॉइंट मास सिस्टम में, तो आप ऑरिजिन एक मास पे, किसी भी एक मास पे, उसी मास पे ऑरिजिन आप फिक्स कर दीजिए। हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसके सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन को हम लोग ब्लैक पेन से दिखा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि एक मास पे हमने ऑरिजिन यहीं पे फिक्स कर दिया, मतलब इसी मास पे फिक्स कर दिया। तो सबसे पहला काम क्या है कि जब आपको एक्सियम निकालना है या वाईसीएम निकालना है या जेडसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसका कोऑर्डिनेट लिखना चालू करेंगे। हर एक पॉइंट मास का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। कोऑर्डिनेट लिखने के लिए चूंकि आपको दिखाई दिया था कि साहब हर एक m1 था, m1 का कोऑर्डिनेट कितना माने थे, x1, y1, z1, m2 का कोऑर्डिनेट था x2, y2, z2, ऐसे था। तो आपको क्या करना है कि हर एक मास का सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट लिख लेना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमको एक जगह ऑरिजिन मानना पड़ेगा, तो वो ऑरिजिन कहाँ मानेंगे, तो साहब कोई भी एक मासेस पे हमने ऑरिजिन यहाँ पे मान लेंगे। यहाँ पे मानोगे तो फिर निगेटिव में जाना पड़ेगा, इसलिए यहीं पे आप ऑरिजिन मान लीजिए। मान लिया बेटा। अब तुम सोचो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L है, तो आप मान लो इसको x एक्सिस मान लो बेटा। अगर इसको x एक्सिस मान लोगे, इसको क्या मान लोगे बेटा, अगर इसी को आप x एक्सिस मान लेते हो कि मतलब ये दोनों मासेस x एक्सिस के लाइन पे है, तो तुम सोचो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हो बेटा। यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ से x एक्सिस में ये वाली डिस्टेंस है L डिस्टेंस पे, y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा और z कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे y और z हमारे क्या होंगे बेटा, 0 हो जाएंगे। तो इस पॉइंट का भी सेंटर ऑफ, इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट लिख लिया गया और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लिया गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए बेटा, आपको सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का लिखना है, कहाँ पर लाई करेगा। तो आप क्या करो कि मान लीजिए बेटा इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कि यहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास क्या है, यहाँ पे है, जो कि यहाँ से ये डिस्टेंस मान लीजिए r1 डिस्टेंस पे है और इस मास से ये वाले डिस्टेंस r2 डिस्टेंस पे है। बोलो कोई दिक्कत बेटा नहीं। आप क्या कर लिए कि इन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास लिखना है, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो m1 से r1 डिस्टेंस पे है। तो ध्यान से देखिएगा, r1 बराबर, या आप ऐसे लिख सकते हैं xcm बराबर, क्योंकि xcm होगा तो xcm बराबर क्या होगा, तो xcm बराबर होगा m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 बाई m1 प्लस m2। बोलो कोई दिक्कत। फॉर्मूला तो हम लोग का यही था एक्सियम का। तो तुम सोचो कि एक्सियम में यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहीं से ना डिस्टेंस मिलेगा सेंटर ऑफ मास का, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r1। तो r1 बराबर क्या हो जाएगा, m1 इस इंटू उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, तो 0 पे है। क्यों? क्योंकि ऑरिजिन साहब इसी पे माना गया, m1 पे ही माना गया, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 0, 0 हो गया, प्लस m2 ही है, और इसका x2 का x कोऑर्डिनेट कितना है, m2 का x कोऑर्डिनेट कितना है, तो L है, बाई समेशन ऑफ द ऑल द मासेस m1 प्लस m2। या r1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 0 प्लस m2 इंटू L, ये डायरेक्ट लिख दो ना, m2 इंटू L बाई m1 प्लस m2। ये आपको क्या मिल गया बेटा, r1 निकला। मतलब दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज 2 पॉइंट मासेस फ्रॉम m1। मतलब r1 क्या है, तो r1 बराबर है सेंटर ऑफ CENTRE, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फ्रॉम, कहां से है बेटा, तो फ्रॉम m1 से है। कहां से बेटा,
m1 से। जबकि अब अगर आप देखिएगा, जबकि अगर देखिएगा कि सेंटर ऑफ मास अगर कोई पूछ दे कि साहब यहां से कोई बात नहीं, यहां से ये R1 आया, आपको आ गया बेटा m2 इंटू एल बाई m1 प्लस m2, यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई बेटा m2 l बाई m1 प्लस m2। लेकिन अगर कोई बोल दे कि साहब m2 से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे होगा, तो वही लिखने वाले हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम कहां से बेटा, फ्रॉम m2 से। m2 से कितनी दूरी पे होगा, तो m2 से कितनी दूरी पे है, ये सेंटर मास r2 डिस्टेंस पे है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2 इसको हम लोग क्या मान लेंगे बेटा r2। इसलिए R2 बराबर क्या होगा, तो तुम ध्यान से देखो कि यहां से यहां तक की कुल दूरी कितनी है, L है। यहां से यहां तक की कुल दूरी कितनी है बेटा, L है। जबकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, m2l बाई m1 प्लस m2। इसलिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो इस पूरे दूरी में से इतना दूरी घटा दो तो यहां से यहां तक की दूरी निकल जाएगी। तो R2 बराबर क्या लिखेंगे बेटा, L माइनस R1। बोल लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो तुम सोचो कि L का मान L ही है और R1 का मान है m2 इंटू एल बाई m1 प्लस m2 बराबर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा आपको m1l बाई m1 प्लस m2। ये क्या मिल गया, R2। मतलब दिस इज द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2। सेंटर ऑफ मास क्या है, फ्रॉम m2। तो साहब एक चीज इन दोनों को देख के, या तो ये या तो ये, इन दोनों को देख के एक चीज आपको बड़ा अच्छा से याद आएगा कि अगर दो पॉइंट मासेस हैं तो साहब जिस पॉइंट मास से सेंटर ऑफ मास की दूरी निकाली जा रही है, m1 से सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी है, R1 है। तो तुम सोचो कि अगर m1 से लिखाया जा रहा है ना, तो कुछ नहीं बेटा, m2 में वो डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देना है, m2 इंटू एल बाई समेशन ऑफ ऑल द मासेज, वो तो होता ही है। तो m2 इंटू एल बाई m1 प्लस m2, मतलब m1 से मान रहे हैं तो पहले में ऊपर में क्या हो जाएगा, m2 इंटू एल। लेकिन अगर m2 से मान रहे हैं तो m1 इंटू एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, m1 इंटू एल बाई m1 प्लस m2। ठीक है, मतलब ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहां से है, m2 से ना। तो m2 से होगा तो m1 हो जाएगा यहाँ पे, और m1 से होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। दैट्स इट, क्लियर। बोलो कोई दिक्कत नहीं बेटा। इस पे हम लोग आगे न्यूमेरिकल बनाएंगे, है ना, न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम आपको कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा समझना जरूरी है। अब तुम सोचो बेटा कि अगर ऑरिजिन कोई यहाँ ना लेके, अगर ऑरिजिन कोई यहाँ ले लेता बेटा, ऑरिजिन कोई क्या कर लेता, यहाँ मान लेता, तो तुम सोचो कि यहाँ से यहाँ तक अगर R1 मानते, बोलो हाँ कि ना, एक्सियम अगर लिखते तो एक्सियम यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती ना। तो साहब एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बढ़ने से आपका जो एक्सियम आएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो साहब पोजीशन नहीं चेंज हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस आया ये कहां से आया, यहां से यहां तक की दूरी है ना। लेकिन अगर ऑरिजिन हम यहां ले लेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी आएगी नहीं ना, x1 में एक्सियम क्या होगा, तो यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगी। तो तुम सोचो कि अगर हम ऑरिजिन को चेंज करते हैं, यहां से यहां, यहां 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 कहीं भी ऑरिजिन लेते हैं, तो अगर ऑरिजिन चेंज करेंगे तो ऑरिजिन चेंज करने से उस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा। जब पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा तो ऑरिजिन चेंज करने से उसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा। किसका, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बेटा चेंज हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, एकदम हाँ, क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी, अलग चेंज हो जाएगी। लेकिन जो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास है बेटा वो कभी चेंज होगा तो नहीं। मतलब इस सेंटर ऑफ मास अगर ये m1 है और ये m2, मतलब ये 2 kg और 4 kg, ये 3 मीटर की दूरी पे हैं, तो ये तो फिक्स्ड वैल्यू हो गई ना। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कोई यहां से निकालेगा, कोई यहां से निकालेगा, कोई वहां से निकालेगा। ठीक है, तो सब जगह डिस्टेंस अलग अलग होने से साहब इस पॉइंट से उस पॉइंट की दूरी अलग हो जाएगी। इस सेंटर ऑफ मास की इस, अगर यहां ऑरिजिन माने तो यहां से दूरी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। लेकिन सेंटर ऑफ लेकिन ऑरिजिन, सुनिए मेरी बात, ऑरिजिन चेंज करने से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज कर जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल नेवर चेंज।
ऑरिजिन चेंज करने से जो सेंटर ऑफ मास का एग्जैक्ट लोकेशन है, मतलब यहीं पे है, तो वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ऑरिजिन यहां मान लिए तो ये सेंटर ऑफ मास यहां ना होकर ये यहां पे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा। यहां पे आप ऑरिजिन माने हैं तो सेंटर ऑफ मास अभी भी यहीं पे आएगा बेटा। एक्स डिस्टेंस आपकी बढ़ जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। समझ में आया? तो आप यहां पे एक स्टार देके यहां पे लिख सकते हैं साहब, ये सब जरूरी पड़ता है। ORIGIN, ऑरिजिन के चेंज करने से, ऑरिजिन के चेंज करने से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन EXACT, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट और समझाना है आपको बेटा, वो ध्यान से समझेंगे। ध्यान समझेंगे बेटा। कहते हैं क्या कि साहब जो आप ऑरिजिन ले रहे हैं, कभी M1 पे ले सकते हैं या M2 पे ले सकते हैं ऑरिजिन। एक आदमी क्या करे सर, माने कि यही क्वेश्चन वही है, ये M1 है, M2 है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, मान लीजिए L है, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास लेट सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है। अगर कोई आदमी कहे कि सर जो आप ऑरिजिन M1 पे ले रहे थे या M2 पे ले रहे थे और वहां से सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहे थे, अगर बेटा हम सेंटर ऑफ मास पे ही अगर ऑरिजिन मान लेते हैं, मतलब ऑरिजिन अगर हम यहीं पे मान लें सर, ऑरिजिन हम अगर यहीं पे मान लें, फिर क्या होगा, मतलब इफ ORI, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, इफ ORIGIN, ऑरिजिन इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ मास। अगर ऑरिजिन हमारा सेंटर ऑफ मास पे ही प्लेस्ड है, उस कंडीशन में क्या होगा, कैसे देखेंगे चीजों को, कैसे निकालेंगे बेटा। तो ध्यान से देखिए, आप बेसिकली तुम सोचो कि ये सेंटर ऑफ मास है, तो यहां से यहां तक की दूरी आप R1 मान सकते हैं M1 का, और यहां से यहां तक की दूरी आप R2 मान सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, L हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए, कहते हैं क्या कि यहां से R1 प्लस R2 डिस्टेंस ले रहे हैं बेटा, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा L के बराबर हो जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर आप देखिए, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या पढ़े थे, XCM बराबर था M1 इंटू X1 प्लस M2 इंटू X2 बाई में M1 प्लस M2। या अब तुम सोचो इसका x कोऑर्डिनेट कहां पे, सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट कहां पे, 0 पे है, तो 0 बराबर क्या लिखेंगे, M1 इंटू X1। तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी, अगर ये ऑरिजिन इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस R1 प्लस M2 इंटू X2, मतलब M2 और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R2 बाई M1 प्लस M2। या आप यहां से देखिएगा तो M1 इंटू R1 प्लस, ऐसे लिखिए, इधर 0 चला जाएगा तो क्या लिखेगा, M1 इंटू माइनस का R1 प्लस M2 इंटू R2 बराबर क्या लिखेंगे बेटा, 0। इसका मतलब आप समझिए बेटा, इसका मतलब क्या है कि ये है मास और उसका जो सेंटर ऑफ मास है
मास, उसका जो सेंटर ऑफ मास है कितनी दूरी पे है वही आपको निकाला जा रहा है। मतलब इस सेंटर ऑफ मास से इस मास का सेंटर ऑफ मास, ये मास कितनी दूरी पे है वो है r1। तो तुम सोचो कि इसको बोलते हैं मास इनटू इट्स डिस्टेंस, ये क्या कहलाता है बेटा, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ मास। क्या बोलेंगे, मास मोमेंट या मोमेंट ऑफ मास बोलेंगे। तो एक तरीके से सोचो कि इस मास का मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट और इस मास का मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट, तो दो ही मासेस हैं, तो दोनों मासेस का जो मोमेंट है, दोनों मास का जो मोमेंट है उनका जो सम है वो हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि इफ ऑरिजिन इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ मास, देन द सम ऑफ द, क्या बोलेंगे, देन द सम ऑफ, क्या बोला जाता है बेटा, याद रखिए बेटा कि देन द सम ऑफ द मास मोमेंट या मोमेंट ऑफ द मास आर ऑलवेज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या लिखेंगे कि इफ ऑरिजिन, ये भी कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको लिखिएगा जैसे वो कॉन्सेप्ट बताया वैसे ही। इफ ऑरिजिन, ORIGIN, if origin is placed at center of mass, then the sum of moment of all the masses will be equals to 0। मतलब यही आपको बताया जा रहा है। क्या अब माइनस क्या है, तो ये बेसिकली डायरेक्शन बता रहे हैं कि साहब इधर की ओर है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, चूंकि यहां पे आपने क्या पढ़ा है, m1 इंटू माइनस का r1 प्लस m2 इंटू r2 बराबर क्या होगा, 0। या आप ऐसे लिख सकते हैं m1 इंटू r1, ये उधर चला जाएगा माइनस, इसका माइनस कट जाएगा, बराबर जाएगा m2 इंटू r2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। मतलब कि अगर सेंटर ऑफ मास पे ही ऑरिजिन है तो इस मास से सेंटर ऑफ मास का जो दूरी होगा का प्रोडक्ट होगा, इस मास से इस सेंटर ऑफ मास की जो दूरी का प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, बराबर होगा। मतलब m1 इंटू r1, यहाँ पे r1 सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है और r2 सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे आप साइन के साथ पुट नहीं करना, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करना है। क्या लिखना है कि दो मासेज हैं तो इस सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ से इस मास की जो दूरी है, इस सेंटर ऑफ मास से इस मास का जो m1 का जो दूरी है, तो उस दूरी का इस मास के साथ प्रोडक्ट मतलब m1 इंटू r1 प्लस बराबर होगा इस सेंटर ऑफ मास से इस मास का जो दूरी है का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। मतलब m1 इंटू r1 बराबर होगा m2 इंटू r2 बेटा। ये हमेशा बेटा क्या करना है, याद कर लेना है और ये यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत यूज होता है बेटा। बोलो ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, इस दोनों कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है बेटा, पूछा जाता है। ठीक है, तो एक लेक्चर आज इतना ही पे रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल डील करेंगे। ओके।